बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज एज और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, अमेरिकी सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता रात अपनी एक्स पोस्ट में ईरान को गैर मशरूत तौर पर सरेंडर करने का मशवरा दिया, जिसके जवाब में आज ईरानी सुप्रीम लीडर ने भी अपने खिताब में कहा कि ईरान कभी भी सरेंडर करने वालों में से नहीं है और ना वो सरेंडर करेगा। उन्होंने क्या कहा है वाज़ेह अल्फाज में, वो जरा आप भी सुनिए। लेकिन नायब सदर जेडी वेंस ने इम्कान जाहिर किया है कि अमेरिका बराह रास्त इस जंग में शामिल हो सकता है। उनका कहना था कि अमेरिकी सदर यह फैसला कर सकते हैं कि उन्हें ऐसे मजीद इकदाम करने चाहिए कि ईरान यूरेनियम अफजूदगी का अमल खत्म कर दे। इस हवाले से भी आयतुल्लाह खमैनी अपने खिताब में क्या कह चुके हैं। अमेरिका के इस जंग में शामिल होना अमेरिका के लिए नुकसानदेह होगा। उन्होंने मजीद क्या कहा है वो भी सुनिएगा। अब इस सिनेरियो में देखना यह है कि अमेरिका इस जंग में बराह रास्त शामिल होता भी है या नहीं। अगर अमेरिका इस जंग का बराह रास्त हिस्सा बनता है तो फिर यकीनी तौर पर अमेरिका ईरान के जेर जमीन जोहरी रिएक्टर्स पर हमला करेगा और जवाब में ईरान मशरिक वस्ता के मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद अमेरिकी बेसिस पर हमला कर सकता है, जिससे जंग मजीद फैलने का खदशा पैदा होगा। इसराइल का ईरान पर हमलों से चंद दिन पहले मगरबी मीडिया और अखबारों में IAEA की एक रिपोर्ट में चर्चा रहा, जिसमें यह कहा गया कि ईरान के पास इतनी मिकदार में अफजूदा यूरेनियम मौजूद है कि वो 9 एटम बम बना सकता है। अब जबकि इसराइल के हमलों के बाद जंग का बाकायदा आगाज हो चुका है, तो अब IAEA के सरबराह का कहना है कि हमने रिपोर्ट किया था कि हमें एटमी हथियार बनाने का मुनज़्ज़म सबूत नहीं मिले और ना ही हमने कोई टाइम पीरियड दिया था और एक दिन में यह बना सकता है ना ही बन सकता है, कई साल लग सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस हवाले से मजीद जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर कर दी है, वो जरा आप भी सुनिएगा उनके सरबराह ने क्या कहा। तो इसी तरह गुज़िश्ता रोज अमेरिकी सदर ने एक ट्वीट में यह भी कहा कि अमेरिका को ईरान के सुप्रीम लीडर की लोकेशन का इल्म है, लेकिन वो इन्हें टारगेट नहीं करेगा, जिसके बाद खबरें आई कि ईरानी सुप्रीम लीडर अपने खानदान समेत जेर जमीन महफूज बंकर में मुंतकिल हो चुके हैं। इस डेवलपमेंट के बाद ईरान के माजूल साबिक बादशाह के बेटे रजा पहलवी ने ईरानी कौम के लिए एक वीडियो पैगाम जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान में रजीम के खात्मे का आगाज हो चुका है, अवाम को इस रजीम के खिलाफ खड़ा होना होगा और उन्होंने यह भी कहा है कि वो जल्द ईरानी अवाम के दरमियान होंगे। मजीद क्या कहा है वो आप भी सुनिए। तो खबर यह भी कि इस वक्त पाक फौज के सिपह सलार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका में मौजूद हैं और अमेरिकी सदर की जानिब से उनके एजाज में जोहराना दिया जा रहा है, जहां उनकी अमेरिकी सदर से मुलाकात भी होगी और यह मुलाकात शेड्यूल है। इस हवाले से मजीद क्या कहा गया जरा वो देखिएगा। इसराइल जंग के हवाले से नई डेवलपमेंट सूरत को किस तरफ ले जाएगी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका कितनी अहमियत का हामिल और भारत के मकबूजा कश्मीर पर अमेरिकी सालिसी को मुस्तरद करने के बाद मामलात क्या होंगे, इन सारे मौजूदात पर आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है तज्जियाकार हामिद अल मशरकी साहब, इसके साथ साथ ब्रिगेडियर रिटायर गजनफर साहब ने भी ज्वाइन किया और बैनुल अक़वामी अमूर पर ये खासी गिरफ्त रखते हैं अहमद हसन अरबी साहब। आप सबका बहुत शुक्रिया। अहमद साहब, सर आपसे आगाज कर लेते हैं। खासा तजर्बा आपका और आपने वसी पैमाने पर इसको स्टडी किया, देखा भी है। ये जो कल सदर ट्रंप ने ईरान के लिए गैर मशरूत सरेंडर का ट्वीट किया और आज ईरानी सुप्रीम लीडर ने भी कह दिया कि ईरान जो है वो ये कौम नहीं है, सरेंडर करने वाली कौम नहीं है, हमने ना कभी पहले सरेंडर किया ना अब करेंगे, जंग करनी है तो खुलकर सामने आए, इस तरह की गिडर भपकियां नहीं चलेंगी। तो सर समझते हैं कि अब ये जंग रुकने का नाम नहीं लेगी? जी बहुत शुक्रिया। देखें, मिडल ईस्ट के अंदर जो सिचुएशन है इसमें कोई शुबे की बात नहीं है कि बहुत वॉलेटाइल है। इसराइल का जो अटैक किया था ईरान पे इसराइल ने चंद रोज कबल, उसमें पूरा पोटेंशियल है टू स्पिल ओवर एंड बिकम अ फुल फ्लेज वॉर, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जब इतने बड़े पैमाने के ऊपर स्कर्मिशेस और ऑपरेशंस होते हैं इस तरह के मिलिट्री, तो उसमें सिचुएशन किसी भी साइड पे जा सकती है। लेकिन फिलहाल जो जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट मिडल ईस्ट की है, जो स्ट्रेटेजिक माइंडसेट इसराइलीज का है, अमेरिका का जो माइंडसेट है और अमेरिका की जो वीकनेसेस, इसराइल का जो माइंडसेट है और इसराइल की जो वीकनेसेस हैं, अभी अगले 24 से 48 घंटों के अंदर सिचुएशन क्लियर होगी कि ये एस्केलेशन होती है, डी एस्केलेशन होती है या ऑप्टिकल स्कर्मिशेस होती हैं दोनों के दरमियान। अभी फिलहाल फुल फ्लेज वॉर जिसको कहते हैं, ऑल आउट वॉर, वो अभी अमेरिका भी अवॉइड कर रहा है, ईरान भी अवॉइड कर रहा है। इसराइल चाह रहा है कि अमेरिका को बॉक डाउन करे इस जंग के अंदर, और अमेरिका अभी रिस्ट्रेंट से काम ले रहा है। जहां तक बात है ट्वीट्स की या स्टेटमेंट्स की, वो जंग से पहले का एक रिटोरिक है, एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है, ईरान को प्रेशराइज किया जा सके। और ईरानियंस को आपने देखा जब वो तेहरान वाली ट्वीट हुई और उसके बाद जो दूसरी ट्वीट हुई कंप्लीट सरेंडर की, तो ईरान का जो उसके बाद रिस्पांस आया वो भी आपने देख लिया कि उन्होंने इतना जितना सीरियस उस ट्वीट को बाकी दुनिया ने लिया, ईरानियंस ने इतना नहीं लिया, which shows कि there is something going on behind the table, कोई behind the curtain कुछ ऐसी negotiations या ऐसी बातें चल रही हैं कि जिसके ऊपर वो साइकोलॉजिकल ऑपरेशन के लिए ट्वीट
की गई। सो इससे ज्यादा अभी आई थिंक इट्स टू अर्ली कि उन ट्वीट्स को कॉन्टेक्स्ट बना के हम ये कहें कि ये ऑल आउट वॉर होगी जो पूरे खत्ते में फैलेगी। यस, इसमें पोटेंशियल है, लेकिन अभी आई थिंक इट्स टू अर्ली टू फॉर्म एन ओपिनियन। बिल्कुल ठीक है। हामिद साहब, आपको क्या लगता है जिस तरह से अमेरिकी सदर ने जो ट्वीट किया है, सरेंडर करने का कह दिया कि कंप्लीटली शुड गिव अप, ये कहा है, ईरान को कर दिया है, और साथ ही साथ ये कहा कि ठीक है ईरान के पास हथियार मौजूद है, मिसाइल मौजूद है, उनकी दिफाई सलाहियत अच्छी है, लेकिन अमेरिका के पास जो हथियार है वो उनका मुकाबला नहीं कर सकेगा। तो एक बार फिर वार्निंग दे दी है कि अभी भी वक्त है, बाज आ जाओ, डील की तरफ आ जाओ, टॉक की तरफ आ जाओ। लेकिन ईरान कह रहा है कि नहीं, अगर आना है तो खुलकर आ जाए, हम तैयार हैं लड़ाई के लिए। देखिए हमसे बात यह है कि सदर ट्रंप इस वक्त उस बुली का किरदार अदा कर रहे हैं जो डरा धमका कर अपने मुतालबात मनवाना चाह रहा है, और वो ये चाह रहा है कि उसको लड़ना भी ना पड़े और उसकी ताकत को भी मान लिया जाए। जबकि दूसरी जानिब हमने देखा है कि ईरान के साथ जो इन्होंने पहले 6 दिनों में कर दिया, यानी उनकी बड़ी आर्मी लीडरशिप और दूसरे साइंसदानों को उड़ा दिया, उसके बाद ईरान के पास तो चॉइस कोई नहीं है वहां सिवाय इसके कि वो मुकम्मल लड़ाई को एंड तक लेके जाए। और एक बात हमें समझनी होगी वो ये कि नेतन्याहू मुकम्मल तौर पर ये चाहते हैं कि हर अंदाज में अमेरिका को इस वॉर के अंदर घसीट के लाया जाए, क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी है अटैक करने की ईरान के ऊपर, अपने चाहे वो उसके वो F-35 हो या जिसके ऊपर भी हो, वो जो जेरे जमीन न्यूक्लियर एसेट्स हैं ईरान के, उसके लिए उसको अमेरिकन B-52 बमबार चाहिए जिनसे वो 50 क्लस्टर बम्बिंग कर सके, और उसके अलावा कोई हल नहीं है उसके पास कि जो ईरान की जो तंसीबात हैं उनको तबाह किया जा सके। अच्छा, तीसरी बात यह है कि ये हमें समझना होगा कि अगर किसी भी हालत में अगर अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी के लिए भी इस वॉर को ऑल आउट वॉर में तब्दील होने से रोकना। क्योंकि अगर न्यूक्लियर, देखिए प्रॉब्लम न्यूक्लियर ना सिर्फ तंसीबात की तबाही की है बल्कि उनके साथ जुड़े हुए उन खदशात की है, उन ताबकारी असरात की है। न्यूक्लियर रेडिएशन अगर उस खित्ते में फैल गई तो हजारों लाखों जानों के जाने का खतरा है। और तीसरी बात यह है कि अगर उसके अंदर हम गौर से देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह नजर आती है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर अमेरिकन जो एसेट्स हैं वो बड़े वॉलेटाइल सिचुएशन में चले जाते हैं। वो ईरान के लिए बड़े आसान हदफ हैं। देखें ईरान को अभी क्या करना पड़ रहा है, अभी ईरान को 1500 किलोमीटर दूर मिसाइल तल अवीव, हैफा और दूसरे शहरों में गिराने पड़ रहे हैं, और जिसके अंदर बहुत 80-90% तो इंटरसेप्ट हो रहे हैं। ठीक है, आयरन डोम से कुछ गुजर रहे हैं, 80% वो इंटरसेप्ट हो रहे हैं, कुछ गुजर जाते हैं। लेकिन अगर जंग में अमेरिका बतौर हरीफ आ जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि खलीज में फैले हुए जितने भी अमेरिकन एसेट्स हैं, या इराक के अंदर जो अमेरिकी फौजी अड्डे हैं, या जॉर्डन के अंदर जो है, या करीब के ममालिक के अंदर, वो सारे लेजिटिमेट टारगेट हो जाते हैं ईरान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत कि वो उनको इजाजत देता है कि जिस मुल्क ने उन पर हमला किया उसके ऊपर वो जवाबी हमला करें, उसके एसेट्स के ऊपर जवाबी हमला करें। तो इस हवाले से हमें ये देखना होगा कि क्या ट्रंप मैं इसको पागलपन कहूंगा कि वो इतना बड़ा रिस्क लेंगे, क्योंकि अगर अमेरिकन एसेट्स जाते हैं और अमेरिका फिर उसके जवाब में रिटेलिएट करता है तो वो बहुत खतरनाक होगा। यानी ये तेहरान या खाली इन शहरों को टारगेट नहीं करेंगे बल्कि ये बहुत बड़े लेवल पे टारगेट करेंगे। और उसके जवाब में आपने कल चाइना का स्टेटमेंट भी देख लिया, नॉर्थ कोरिया की तरफ से भी स्टेटमेंट आ चुका है। तो वो जो एक स्टेज सज रही है या बन रही है वो बड़ी खतरनाक है, और यहाँ पर सिर्फ sense has to prevail by Americans. This is the responsibility of Americans कि वो नेतन्याहू के जाल में ना फंसे। ये एक नेतन्याहू का फैलाया हुआ जाल है जो यहूदी लॉबी और ज़ायनिस्ट लोगों का या ज़ायनिस्ट लॉबी का अल्टीमेट मोटिव है कि किसी भी तरह ईरान और अमेरिका की जंग कराई जाए, बजाय इस ईरान और इसराइल की जंग को ईरान अमेरिका की जंग का रूप दिया जाए, और उसके बाद फिर जो है वो रिजीम चेंज और वो सारा कुछ जो है उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा टू मेक द रिजीम चेंज इजी। डेफिनेटली और भी अच्छे की उम्मीद जो है वो की नहीं जा सकती अमेरिका से, क्योंकि वो इसको कूल डाउन करने की बजाय, हालांकि जब इलेक्शन के टाइम पे डील मेकर कहा जा रहा था, खुद को अपने कह रहे थे और कह रहे थे कि अमन का दाई हूं, लेकिन ये उनके एक्शन से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। अभी हमारे सामने एग्जांपल मौजूद हैं। गजनफर साहब, सर क्या लगता है ये अमेरिकन स्ट्रेटेजी है, साइकोलॉजिकल वारफेयर जिसे कह सकते हैं कि अफरा तफरी मचाना, जिस तरह से ट्वीट कर दी G7 ममालिक का इजलास छोड़ के आना, नेशनल सिक्योरिटी इजलास बुलाना, अफरा तफरी मचा के एक पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें आप समझते हैं कि अमेरिका कामयाब हो जाएगा इस स्ट्रेटेजी में?
मैं बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ट्रंप के बारे में जो पागलपन की इंतहा तक जो पहुंचा हुआ है, उसकी रिफ्लेक्शन तो आप उनके बयानात में देख रहे हैं ना। आज अब ये उसी तरह है जिस तरह नरेंद्र मोदी ने एक ड्रामा ऑर्केस्ट्रेट किया था, पहलगाम का एक अटैक खुद क्रिएट किया था, और उसके बाद वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करा के रॉ के ज़रिए, वो डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए, और वो वहाँ पे हिंदू मिलिटेंट्स को भेज के, रॉ के लोगों को भेज के, पहली 3 लेयर सिक्योरिटी हटा के, उसके बाद जब वो सऊदी अरब में था तो सऊदी अरब में वो डिनर छोड़ के वापस आ गया, इंडिया आ गया, और अगले दिन पहलगाम जाने के बजाय इलेक्शन रैली में चला गया। यही रिफ्लेक्शन आप एक वर्ल्ड इवेंट्स की देख रहे हैं ट्रंप के साथ, कि G7 के इजलास में गया, वहां से उठा, वापस अमेरिका आके नेशनल कमांड का अथॉरिटी का इजलास कॉल कर लिया, और उसके बाद आज जो मीडिया से बातचीत की है और जो कुछ उसने उसमें कहा है वो आपकी नज़र से गुजरा होगा। उसने कहा मैं तो नेतन्याहू से रोजाना बातचीत करता हूँ। अगर बातचीत करते हैं तो क्या करते हैं, साफ जाहिर है बातचीत करते हैं तो वो एसेट या वो टारगेट जो वो कर रहे हैं उन्हीं के बारे में डिटेल्स नेतन्याहू कुछ डायरेक्शन लेता है, कुछ ट्रंप डायरेक्शन देता है। और आपको पता है ट्रंप का जो सन इन लॉ है उसके जो नेतन्याहू से कनेक्शन है, और नेतन्याहू के ज़रिए जिस तरह फिर उसने अरब वर्ल्ड में एफिनिटी और अपना एज इस किस्म की फॉर्म्स के ज़रिए जो अपना इन्वेस्टमेंट की हुई है वो भी आपको पता है। तो ट्रंप जो है उसकी किसी भी डायरेक्शन का जो है वो अंदाज़ा लगाना, मेरा ख्याल जो पिछला उसका कॉन्डक्ट रहा है और जिसके ऊपर न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक लीड लगा दी है कि 150 दिनों में ट्रंप ने ग्लोबल पॉलिसी के मुताबिक जो कहा है उसने उसके उलट ही काम किया, उसका कोई रिफ्लेक्शन, उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं नजर आ रहा दुनिया के ऊपर। अब इस वक्त जो है वो दुनिया तो साइड पे, इस वक्त है इसराइल और इस वक्त है अमेरिका, और इसराइल इज द इलिजिटिमेट चाइल्ड ऑफ अमेरिकन एंड द ब्रिटिशर्स, सो दे विल डू एवरीथिंग टू सेव दैट चाइल्ड, जिसके पास अब एरो मिसाइल्स का कहते हैं कि जखीरा भी खत्म हो रहा है। अब ये तो पता नहीं था ना, इसराइल ने गालिबन ये एंटिसिपेट नहीं किया था कि ईरान इस इंटेंसिटी से जो है रिएक्ट करेगा और रिप्लाई करेगा, वो भी हो गया। अब ट्रंप की आज मीडिया की बातचीत सुने तो वो उसका एक सेंटेंस है कि जो उनको अनकंडीशनल सरेंडर करना चाहिए। मुझे वो समझ नहीं आता कि वो अनकंडीशनल सरेंडर क्या है, क्योंकि इसके साथ ही वो ये कहता है और उसकी एस्टेब्लिशमेंट ये कहती है और तुलसी गबार्ड भी ये कहती है कि इंडिया, ईरान के पास तो न्यूक्लियर वेपन है ही नहीं, तो वो कौन से मुज़ाकरात की टेबल पे आएगा या कौन सा अनकंडीशनल सरेंडर होगा। अनकंडीशनल सरेंडर का क्या मतलब है कि वो ये कह देगा, ईरान ये कह देगा कि इजराइल हमारे ऊपर अटैक करता रहे और हम इजराइल के ऊपर हमला नहीं करेंगे, डज ही मीन दिस थिंग? तो ईरान तो इस चीज पे राजी नहीं होगा। ईरान अगर राजी नहीं होगा तो ये जो अपना मिसाइल की जो वॉर है और जिस तरह ये एक्सचेंज ऑफ मिसाइल और जो टारगेट हिटिंग है वो जारी रहेगी। आयरन डोम भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मल्टीप्लाई होता जा, वो अपना नलीफाई होता जा रहा है। तो हाँ, उसके ऊपर जो वो ये कहता है कि हम 20,000 पाउंड का बम गिरा देंगे, क्योंकि मैं अभी तक किसी भी सिनेरियो में कोई न्यूक्लियर इशू को नहीं देख रहा, क्योंकि न्यूक्लियर के का जब आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो उसमें तो भाई मिडल ईस्ट के सारे ममालिक हैं, उस साथ वहाँ पे मिडल ईस्ट के ममालिक में अमेरिकन एसेट्स डिप्लॉय हैं, इराक में डिप्लॉयड है, जॉर्डन में डिप्लॉयड है, कतर में डिप्लॉयड है, सऊदी अरब में डिप्लॉयड है। तो क्या वो उस अपना न्यूक्लियर वॉर की आग को जो है उन एसेट्स के ऊपर भी लेके आ जाएगा, अपना वो फ्लोटीला तबाह कर देगा। अभी उसने निमिट्स को उसने मूव किया साउथ चाइना सी से, वो लेके आ रहा है मिडल ईस्ट पे, तो क्या वो उसको वो जो चीज कह रहा है वो बड़ी पॉइंटेड कह रहा है। वो कह रहा है कि हम ईरान के ऊपर 20,000 पाउंड का बम गिराएंगे और हम ईरान के अपना इजराइल के पास तो जो है वो 60 मीटर से नीचे जाने की फैसिलिटी नहीं है डग इन करके बम को अटैक करने की। हम अगर हम गिराएंगे तो हम तो बहुत नीचे तक जाएंगे। तो ये जो कुछ चीजें उसकी तरफ से आ रही हैं उसके अंदर उसकी इंटेंट जाहिर हो रही है। अब ये सिर्फ साइकोलॉजिकल ड्रामा मेरी नजर में नहीं लगता, ये एक ड्रामा है जिसको नेतन्याहू प्ले करने की कोशिश कर रहा है। और नेतन्याहू से जो ताल्लुकात हैं ट्रंप की फैमिली के, बल्कि ट्रंप की सबसे बड़ी जो अपना फाइनेंसर थी वो बहुत बड़ी ज़ियानिस्ट है। वो तो उसने तो ट्रंप को लेके इसलिए आई है कि आप ज़ियोनिस्ट की लॉबी के लिए काम करेंगे। 2018 में भी, पहले भी यही हुआ था, अभी भी यही हुआ है। तो सिचुएशन जो है, और आप देख रहे हैं कि चाइना की स्टेटमेंट्स तो जरूर आ रही हैं, लेकिन आप ये इस वक्त याद रखिएगा जिस वक्त तक कोई फिजिकल ब्लॉक नहीं बनता और एक ब्लॉक के सूरत में अगेंस्ट अमेरिकन कोई स्टेटमेंट्स या कोई पॉलिसी या कोई चीज रशिया, चाइना,
टर्की और बाकी ममालिक को बिल्कुल ठीक है मिलकर ब्रिगेडियर नहीं साहब, आती, बिल्कुल आपने उस ठीक वक्त कहा तक कि इस तरह के ट्रम्प जो ट्वीट है से फिर इसी कोई टेबल फर्क के नहीं ऊपर पड़ेगा। जो खेलता कल भी है। ट्वीट किया गया कि खाली अमेरिका से कुछ नहीं होगा, ये डेफिनेटली सबको मिलकर एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा अगेंस्ट अमेरिका और इसराइल, फिर ही जाकर वो काम बनेगा। अब मुझे एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो जरा बंकर बस्टर बॉम्ब पर बात करते हैं, क्योंकि अमेरिका 12 दफा इसी की धमकी दे चुका है और जेडी वैंस ने इसको अभी डिनाई भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि मौका मिला तो ये भी पॉसिबिलिटी है। प्लस उन्होंने ये भी दोबारा से कह दिया कि सुप्रीम लीडर को जो हिट कर सकते हैं, डेफिनेटली इस पर कोई असर रसूख उनका होगा। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। जी स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है ईरान इसराइल तनाज़े पर और इस हवाले से मेहमान हमारे साथ मौजूद है अहमद हसन साहब। सर, जानने की कोशिश करूंगा ये जो ट्रंप की ट्वीट्स वाला मामला है, ये धमकी अमेज जो रवैया है, और हमने पहले भी बात की कि जिस तरह से उनके इलेक्शन कैंपेन में उनको अमन का दाई और इस तरह के खिताब दिए गए, लकब दिए गए। अब जो बात हो रही बंकर बस्टर बॉम्ब की, आप समझते हैं कि ये इतना ही आसान काम है अमेरिका के लिए कि वो अब ईरानी रिएक्टर्स पर हमला करेगा और ये इतनी आसानी से बच सकेगा? समझते हैं ऐसा होना पॉसिबल है राइट एट द मोमेंट? कि अभी मिडल ईस्ट की सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। आपने देखा कि जब इसराइल ने ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स की, अच्छा। तो उस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट था वो ईरान और इसराइल के दरमियान में था। दोनों तरफ से आपको स्टेटमेंट्स आ रही थी। मुस्लिम वर्ल्ड, पूरा मिडल ईस्ट जो था वो रेस्ट्रेंट का कह रहा था। पाकिस्तान की तरफ से पूरी दुनिया से यही आपको आवाजें सुनने को मिल रही थी कि अमन होना चाहिए, पीस होना चाहिए। इसराइल उस वक्त से कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से अमेरिका को इन्वॉल्व करे, लेकिन अमेरिका ने कहा कि ये यूनिलैटरल अटैक है, मेरा इसके साथ, हमें पता नहीं था इस बारे में। हो सकता है बैक चैनल के ऊपर इसराइल ने डेफिनेटली अमेरिका बताया होगा, उसको कुछ भी कहा जा सकता है उस बारे में, लेकिन ऑफिशियल स्टैंस उनका ये था कि हमें पता नहीं था। फिर आपने देखा कि जैसे ही अमेरिका ने पब्लिकली ये जिसको ओवर्टली कहते हैं, अमेरिका ने इस जंग के अंदर शामिल होने की तरफ इशारा किया, तो आपने देखा कि रशिया भी उधर से एक्टिव हो गया और चाइना भी एक्टिव हो गया। चाइना प्रेसिडेंट की कल वाली स्टेटमेंट वाज वेरी पावरफुल एंड वेरी इंपैक्टफुल। उन्होंने कहा था कि अमेरिका, जो मिडिल ईस्ट का मसला है वो अमेरिका के बगैर भी हल हो। सो आप इस सिचुएशन को आप देखें कि ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है। अगर अमेरिका इन्वॉल्व होता है तो फिर चाइना, रशिया डेफिनेटली इन्वॉल्व होंगे। क्या अमेरिका ये रिस्क लेना चाहता है? दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। इसराइल तो चाहता है कि अमेरिका को इस सिचुएशन में पुश करे। क्या डोनाल्ड ट्रंप अभी तक अमेरिका के माथे से जो इराक वॉर का, जो इन्होंने कहा कि वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, अच्छा अहमद साहब, ये मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा, आपको ऐसी कोई कंफर्मेशन है, श्योरिटी है कि इन एनी केस अगर ऐसी कोई अनफॉर्चुनेटली जरूरत पड़ती है, डू यू थिंक कि चाइना और रशिया आएगा ईरान की मदद के लिए? जी, बात देखें, बात ये होती है कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं वो बहुत कोल्ड कैलकुलेटेड होते हैं। इस दुनिया में दुनिया ट्रांजिशन कर रही है फ्रॉम अ यूनिपोलर वर्ल्ड टू अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। अमेरिका से पावर जो है वो डिवाइड हो रही है, शिफ्ट हो रही है बिटवीन चाइना एंड रशिया। अगर अमेरिका इस सिचुएशन में, जबकि वो ऑलरेडी ओवरस्ट्रेच्ड है और अपने आप को मिडिल ईस्ट के अंदर बॉक डाउन करता है, उस सिचुएशन में कि जब ट्रंप पॉपुलर सेंटिमेंट इस वादे के साथ है कि मैं जंगे खत्म करूंगा, और अमेरिका के अंदर इसराइल से जो अमेरिकन अवाम है उसकी नफरत ही देखने वाली है गाजा के जेनोसाइड के बाद, इस सिचुएशन में अगर अमेरिका इन्वॉल्व होता है मिडिल ईस्ट के अंदर, तो चाइना और रशिया अपने फायदे के लिए, अपने ट्रस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए डेफिनेटली इस वॉर में पार्टी बनेंगे अपने फायदे के लिए। जी। और ये जो ईरानी एटमी रिएक्टर्स पर हमले की बात है, ये भी आप समझते हैं कि ये अब अमेरिका के लिए आसान है? अगर वो बराह रास्त शामिल होता है तो वो ये इस तरह के संगीन जो इकदाम है वो कर सकता है? देखें, स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग तो अमेरिका के पास कैपेबिलिटी है ये करने की, लेकिन इसराइल का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, उसको जो अटैक उन्होंने लॉन्च किया, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वो रेजीम चेंज था। इसी वजह से उसका नाम उन्होंने राइजिंग लाइन भी रखा, क्योंकि जो लाइन है वो फ्लैग है रजा पहलवी का। तो उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव जो उन्होंने पूरी दुनिया में नैरेटिव बिल्ड किया, वो न्यूक्लियर प्लांट के अराउंड बिल्ड किया। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उनका अभी भी रेजीम चेंज ही है। ठीक है। हामिद मशरिक साहब, सर अभी जिस तरह से अहमद साहब भी फरमा रहे थे कि चाइना और रशिया जो है वो अपने लिए इस जंग में कूद सकता है अगर अमेरिका बराह रास्त शामिल होता है। अब ये चीन और रूस जो है वो सालसी की पेशकश भी कर रहा है, ओमान और कतर ने भी सालसी की पेशकश की है, सऊदीया से भी कुछ उम्मीदें हैं। तो आप समझते हैं अब ये जो मैस क्रिएट हो चुका है, इसमें कोई मुज़ाकरात का इम्कान, कोई वे आउट आपके नजदीक कोई नजर आ रहा है आपको?
देखिए हमजा बिल्कुल ऐसे ही है, लाजमी कोई ना कोई वे आउट निकलना चाहिए, वरना तो खतरनाक सूरत हाल होगी। और मैं ये समझता हूँ कि बहरहाल कतर का वो प्लेटफॉर्म जरूर है जिसने बहुत अच्छी मीडिएशन की है माजी में भी। आपको याद है अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान, फिर उसके बाद सऊदी अरब ने जो भी हालिया यूक्रेन और रशिया के मुज़ाकरात कराए। सो इस हवाले से कोई ना कोई मसालती अमल जो है वो बैक चैनल पे हो तो रहा है, और उसी की कामयाबी जो है वो वाहिद उम्मीद है इस जंग के फैलाव से बचने की और फैलाव को रोकने की। लेकिन दूसरी जानिब जो अहम बात है वो ये है कि आप जब हम बात करते हैं चाइना और रशिया के इन्वॉल्व होने की, तो वो बहुत ज्यादा इम्कानात उसके इसलिए हैं कि जो यूक्रेन के अंदर सूरत हाल बनी, जो रशिया यूक्रेन के अंदर सूरत हाल बनी, और अमेरिका ने यूक्रेन को और बतौर प्रॉक्सी इस्तेमाल करके रशिया को बहुत ज्यादा एंगेज किया, नुकसान पहुंचाया। और चूंकि उसके अंदर अमेरिका डायरेक्ट वहां पे रशिया की रीच में नहीं था, तो अमेरिका जो है वो पीछे रहा। अब यहाँ पर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यहाँ पर अमेरिकन एसेट्स भी हैं, अमेरिकन बूट्स भी हैं, अमेरिकन शिप्स भी हैं, अमेरिकन वॉरशिप्स भी हैं। तो उस हवाले से जो आप अगर इसको जंगी वॉर डॉक्ट्राइन में देखें तो ये बहुत खतरनाक सूरत हाल है। और ये तमाम जो हैं अगर एक दूसरे से वहां यहाँ पर अगर वो बदला लेने की कोशिश करेंगे या उसको अंडरमाइन करने की कोशिश करेंगे, तो सूरत हाल जो है वो डेफिनेटली जो है वो जहती यानी मल्टीपोलर जंग की तरफ चली जाएगी। और मल्टीपोलर जब सिचुएशन होती है तो उसके अंदर तमाम ताकतें अपनी अपनी ताकत मनवाना चाहती हैं। हमने एक चीज बड़ी अहम इसके अंदर नोट कर दी है, और वो क्या है कि हमने देखा कि अफगानिस्तान के अंदर जिस अंदाज में हजारों टन के बम गिराए गए पहाड़ों के अंदर, आपको याद होगा जिस अंदाज की बमबारी की अमेरिका ने उतरने से पहले अफगानिस्तान में, यही उनकी स्ट्रेटेजी होगी जो वो रिजीम चेंज की अभी अहमद हसन बात कर रहे हैं। रिजीम चेंज का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि डी न्यूक्लियराइज्ड ईरान, न्यूट्रलाइज फ्रॉम देयर ऑल न्यूक्लियर एक्टिविटीज। क्योंकि अगर पहलवी खानदान या कोई ऐसा खानदान आ जाता है जो इसराइल और अमेरिका के जेर असर होता है, तो वो सब कुछ करेगा जिसकी अमेरिका को जरूरत है, और अमेरिका को वहां पे फिर बम गिराने की जरूरत नहीं होगी। सो अल्टरनेट ऑब्जेक्टिव या अल्टीमेट मोटिव जो है वो अमेरिका और इसराइल का यही है कि एक ऐसी हुकूमत आए जो सबसे पहले ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको रोल बैक करे, और उसके बाद न्यूट्रलाइज हो जाए, मिसाइल प्रोग्राम जो है वो अपना जो है सरेंडर कर दे। सो इस हवाले से तो फिर आप समझ लें कि एक तरह से वो ईरान जो है वो रशिया और अमेरिका की एक ऐसी तुफैली रियासत बन जाएगा जिस तरह के इराक है और जिस तरह के कुवैत है। लेकिन ईरान के अंदर चूंकि एक हिस्ट्री है इनकलाब की, ईरान को पब्लिक को बहुत अरसे से ये बात कही जा रही है कि जी आप रिजीम चेंज पे जाएं, इनकलाब की हिस्ट्री है, बिल्कुल एग्जैक्टली। और सुप्रीम लीडर ने भी यही कहा है कि हमें जेर करना इतना आसान काम नहीं है, और ना हम झुकने वाले, ना पहले कभी झुके ना अब झुकेंगे। ब्रिगेडियर साहब, सर आप भी अहमद असद साहब की बात से सेकंड करेंगे? जिस तरह से अब देखें ना, सहारा लिया गया, IAEA ने जो स्टार्ट में कहा कि जनाब इतना यूरेनियम मौजूद है ईरान के पास कि 9 एटम बम बनाए जा सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इसका मुनज़्ज़म सबूत नहीं है। ये वही अमेरिका ने तरीका अपनाया जो इराक टाइम पे यही ब्लेम करके इराक पे चढ़ाई शुरू कर दी थी। अब मेन आप भी समझते हैं कि कोर पर्पस रजीम चेंज ही है, उसको अब यूरेनियम को बेस बना के रजीम चेंज की तरफ लाया जा रहा है? जी बिल्कुल। जब ये रजा शाह पहलवी के बेटे की जो स्टेटमेंट आई है और उसका जो विजिट आप देख रहे हैं नेतन्याहू के साथ, वो वॉल ऑफ ग्रीफ के साथ जो वो जाके वहाँ कर रहा है, तो उसके ज़रिए जो उसने मैसेज भी दिया, तो उससे तो ये साफ जाहिर होता है कि वो पहलवी ख़ानदान और उसका बेटा, वो जो पहले भी वो अमेरिकन पे रोल पे रहे हैं, अभी भी वो अमेरिकन और इसराइल, अब वो ज़ियोनिस्ट की पे रोल पे आ गए। तो ये रिजीम चेंज उनका ऑब्जेक्टिव था। अगर उनका ऑब्जेक्टिव ना होता तो वो जो नेतन्याहू की पहली स्पीच थी जिसमें उसने कहा था कि जी हम ईरान के लोगों के लिए काम कर रहे हैं और आप अपने निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं, तो वो किस थी, उसका मकसद यही था। और उनकी एंटिसिपेशन भी यही थी, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे ऐसे ईरानियन हैं जो बाहर के ममालिक में रह रहे हैं, जो ज़ियोनिस्ट लॉबी के, जो मुसैद के पेरोल पे हैं। और फिर आपने देखा सबूत मिले कि कहाँ कहाँ से मुसैद के जासूस और इवन ईरानियंस पकड़े गए जो कि ड्रोन्स टेक्नोलॉजी में भी काम कर रहे थे, जो एक्सप्लोसिव टेक्नोलॉजी में भी काम कर रहे थे। तो इसका मतलब तो साफ जाहिर है कि जो प्लान जितना बनाया गया था
इसमें बुनियाद बनाया गया था न्यूक्लियर प्रोग्राम को। हालांकि न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर तो ईरान कह चुका है कि हमने वेपन ग्रेड पे नहीं जाना, और उसके बाद अभी अमेरिकन का एक स्टेटमेंट आ गया कि उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। इराक में भी यही चीज़ होती, इराक के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं थे, लेकिन इराक के साथ क्या किया, वहाँ पे सद्दाम हुसैन को मारपीट मार के और उसके बाद अपनी मर्जी का रिजीम वहाँ लगा दिया। यही बशार अल असद के साथ किया, जोलानी को वहाँ ला के बिठा दिया। तो लेकिन इसके अंदर एक चीज़ जो मुझे कहनी है वो ये है कि अब तो मिसाइल टेक्नोलॉजी, मिसाइल वॉर में तो ईरान जो है वो स्टैंड आउट कर रहा है और वो रिस्पॉन्स भी कर रहा है, चाहे 30% लग रहे हैं या 20% लग रहे हैं। अगर मिसाइल वॉरफेयर, और उनके पास बड़ा स्टॉक पाइल ऑफ मिसाइल पड़ा हुआ है और वो सप्लाई करते हैं और कर रहे हैं यमनी हौसियों को भी, और उसके साथ वो शॉर्ट रेंज मिसाइल जो हैं वो अल्टीमेटली वो जा रहे हैं हिजबुल्लाह और हमास के पास भी, और वो तीनों तरफ से इजराइल के ऊपर जो वो अटैक होगा। तो अब इसमें तो ईरान स्टैंड आउट कर गया। अभी करना, अभी आप 4C क्या, 4C तो दो ही चीजें, एक तो आपने कहा कि वो जो 30,000 बम है बंकर बस्टर वो मारे। अगर एक चीज ये सोचने की है, अगर वो किसी फिरदौफ न्यूक्लियर फैसिलिटी पे मारता है और वहां से रेडिएशन होती है, क्योंकि जैसे वहां पे यूरेनियम तो मौजूद है, वेपन ग्रेड नहीं होगा, लेकिन अगर वो रेडिएशन होती है तो वो रेडिएशन भी तो अमेरिकन एसेट्स तक जा सकती है ना, जो अपना अराउंड ईरान, अराउंड इराक, अराउंड सीरिया डिप्लॉयड है, इन मिडिल ईस्ट वो मौजूद हैं। तो पहली बात तो ये है कि उनको सोचना पड़ेगा कि क्या वो बंकर बस्टर का इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे, और उसकी कॉस्ट क्या उनको पे करनी पड़ेगी। उसके बाद दूसरी चीज रह जाती है कि अगर अब आपने रिजीम चेंज करना है तो मेरी नज़र में फिर ईरान को या इजराइल को दे हैव टू पुट बूट्स ऑन ग्राउंड। अब वो बूट्स ऑन ग्राउंड की टेक्निक क्या होगी, वहां तो ईरान तो हैज बीन फाइटिंग इराक, और ईरान की जो टोपोग्राफी है, अगर इराक की तरफ से भी आप आए, सीरिया इराक से होकर अभी किसी तरफ से आप ईरान पे अटैक करें लैंड के जरिए, तो ईरान की ज्योग्राफी अगर हम उसको डिस्क्राइब करें तो वो एक बहुत पावर ऑफ रेजिस्टेंस है। और मुझे नहीं लगता कि वो अमेरिकन फौज जो है या इवन इजरायली उसको सस्टेन कर सकते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में जिस तरह अमेरिकन बॉक डाउन हुए थे, बिल्कुल इसीलिए उन्होंने हथियार जो इस्तेमाल किया वो फिजाई हथियार इस्तेमाल किया। उन्हें पता था कि ईरान इस चीज में वीकर पॉइंट पर है और वीकर साइड पर है, इसी चीज का उन्होंने किया। मुझे एक ब्रेक लेनी सर मास्टर के साथ, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो जरा फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर जो है वो इस वक्त अमेरिका के दौरे पर, अभी इशाइया भी जारी है सदर डोनाल्ड ट्रंप की, ये बड़ा मानी खेज दौरा है, बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है। हमें अपने हमसाया में देखा कि भारत में इस दौरे पर आग लगी हुई और कह दिया गया कि किसी भी सूरत कश्मीर पर सालिसी में जो डोनाल्ड ट्रंप किरदार की बात करें उसको मानेंगे नहीं। ये क्या मजीद सूरत है, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। जी स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। अभी जो फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा है अमेरिका और वहां पर जोराना दिया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। आमिर साहब, सर आपसे ये जानना चाहूंगा, जो फील्ड मार्शल साहब का दौरा है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक दौरा है, इस पर भारत में बड़ी मिर्चें और वहां पर आग लगी हुई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले भी कहा कि मैं कश्मीर मामले में सालसी का किरदार अदा कर सकता हूं, मैंने पहले भी पाक भारत जंग रुकवाई है, इस मामले को भी मेरी ख्वाहिश है कि अपने टेन्योर में खत्म करूं, और ये इस दौरे पर मौजूद हैं। आप समझते हैं, क्योंकि अभी भारत की जानिब से फौरन कह दिया कि जनाब इसमें अगर सालसी के किरदार को आप कहेंगे ना तो हम नहीं मानेंगे, तो आप समझते हैं अगर ये बात होती भी है इस विजिट के दौरान तो अमेरिका क्या कायल कर पाएगा भारत को, एंड ऑन व्हाट बेसिस, ऑन व्हाट कंडीशंस? देखिए, बात यह है कि पूरे भारत के अंदर 10 मई के बाद से एक खास अंदाज की सफ़े मातम बिछी हुई है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस अंदाज में अमेरिका ने, सदर ट्रंप और उनकी इंतजामिया ने पाकिस्तान की हुकूमत और खसूसी तौर पर पाकिस्तान की अफवाज और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के किरदार को सराहा है। अभी तक 14 बार मुख्तलिफ अंदाज में सदर ट्रंप और उनकी इंतजामिया पाकिस्तान के किरदार को सराह चुकी है और कश्मीर के मसले पर सालसी की बात कर चुके हैं। मेरा ख्याल ये है कि इंडिया के अंदर मुकम्मल तौर पर मोदी जो है वो आइसोलेट हुए हैं। मोदी की खारजा पॉलिसी फेल हो गई। जयशंकर का वो जो सारी डिग्रियां और वो सारा कुछ था, जब वो अल्लाह का निजाम हरकत में आता है, वो मकरू वो मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, तो जब अल्लाह ने अपना मकर दिखाया, इनके मकर के जवाब में अपनी चाल चली, तो मैं ये समझता हूँ कि इनको बड़ी मुंह की खानी पड़ी है। बेशक कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का ये जो दौरा है ये इंतहाई सिग्निफिकेंट है। इसके नतीजे में मैं नहीं कहता कि इंडिया एकदम कश्मीर के लिए मुज़ाकरात पर राजी हो जाएगा, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान के ने पूरी दुनिया में कश्मीर का मसला जो है वो दोबारा मुकम्मल तौर पर अपनी पूरी आबोताब के साथ अब एक बड़े मसले के तौर पर है, अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर भी आ सकता है। और सबसे बड़ी बात ये
कि सदर ट्रंप को ये समझ आ गई है कि अगर खित्ते में अमन लेना है, वो जो उनका अमन का नोबेल प्राइज का ख्वाब है वो पूरा ही नहीं हो सकता जब तक ये कश्मीर के मसले का हल ना कराएं। और एक बात आपको मैं बताता चलूं कि फील्ड मार्शल का जो दौरा और उससे पहले जो परसों का डिनर था ओवरसीज कम्युनिटी के साथ, वो इंतहाई बड़ा पैगाम था फॉर ऑल ओवर द पाकिस्तान, पूरे दुनिया में पाकिस्तानियों के लिए, कि वहां पर पूरे अमेरिका से पाकिस्तानी आए थे और एक कामयाब डिनर था। उसके अंदर ओपीएफ पाकिस्तान ने, सईद कमर रजा साहब ने पूरी दुनिया से एक नुमाइंदगी की और ये एक पैगाम गया कि पाकिस्तानी जहां भी हों वो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ हैं, पाक अफवाज के साथ है, और रियासत जो है वो इंतहाई मजबूत खड़ी है। और इसी वजह से मैं ये समझता हूं कि हमें उन तमाम लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए जिन्होंने इस दौरे को कामयाब किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनरल डेफिनेटली वो तमाम लोग भी काबिल तहसीन है और उनको क्रेडिट देना चाहिए। ब्रिगेड साहब, सर आपसे जानना चाहूंगा, ये जो डेवलपमेंट हो रही है और ये पाकिस्तान का इमेज बिल्ड हो रहा है और माशाल्लाह से पूरी दुनिया मोतरफ है पाकिस्तान ने जिस तरीके से, जिस अंदाज से ये 9 और 10 मई को सारा टैकल किया और ये भारतीय प्रोपेगेंडा सारा मुसरत किया, अब आप समझते हैं कि इस इंपॉर्टेंस को लेकर मशरिक़ वुस्ता में पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस जो है, जो बात सुनी जाती है, कोई बड़े भाई वाला हिसाब होता है, आप समझते हैं मशरिक़ वुस्ता में भी पाकिस्तान का असर रसूख बात सुनी जाने वाले तनाजुर में हम ले सकते हैं? यह बिल्कुल पाकिस्तान को पहले भी जहाँ तक मशरिक़ वस्ता का ताल्लुक़ है तो उसमें तो पाकिस्तान को पहले भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर के तौर पे, एक इम्पॉर्टेंट रियासत के तौर पे देखा जाता था। और बारहा बावजूद इसके कि मिडल ईस्ट के बहुत सारे कंट्रीज़ के इजराइल से भी ताल्लुक़ात रहे और इंडिया से भी बड़े क्लोजर रिलेशनशिप रही, उनके साथ उनके तजारती ताल्लुक़ात भी रहे, डिफेंस रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश हुई, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान का किरदार अपनी जगह हर जगह पे वाज़िया था। अब जो कुछ हुआ है इंडिया पाकिस्तान के क्राइसिस के दरमियान और जिस तरह पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह इंडियन के ऊपर तबाही और बर्बादी फेंकी है और वो उसको पूरी दुनिया ने देखा और उनके इंडिया के न सिर्फ उस तबाही को देखा बल्कि इंडिया की जो हिपोक्रेसी है, जो नफाक है, जो नफरत है और जो झूठ के एक मंबा है, जो एक हिपोक्रेसी के सिटाडल्स हैं, उसको भी पूरी दुनिया देखा। और उनके मीडिया के करैक्टर को जिस तरह ले दे की है दुनिया ने, ये मेरा ख्याल कोई शर्म रखने वाले एंकर्स होते तो हो सकता है आधे उसमें से मीडिया छोड़ गए होते, लेकिन चूंकि वहाँ पे बेशर्मी का दौर जो आम आपको मिलता है तो वो फिर अभी तक भी अपने स्टांस से चिपटे हुए हैं, अपने स्टांस से चिपटे हुए हैं। तो बात यह है कि अभी आज जो दौरा है जिस पे आप बातचीत कर रहे हैं वो भी एक स्पेशल टाइम फ्रेम में हो रहा है और कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें आप इस टाइम पे हो रहा है जब ईरान और इजराइल की एक वॉर लाइक वो जो कन्फ्रंटेशन चल रही है और उसके अंदर पाकिस्तान चूंकि ईरान का नेबर है, कोई 920 किलोमीटर्स का बॉर्डर जो है हम ईरान के साथ शेयर करते हैं और ईरान के अंदर जो इंडिया का करैक्टर है, किरदार है, वो भी खुल के सामने आ गया है कि वहाँ पे मोसाद के जरिए जितने भारतीय वहाँ पे दहशतगर्दी में मसरूफ थे, क्योंकि भारत का तो करैक्टर दहशतगर्दी है ना, वो तो इस दहशतगर्दी के फिनोमेना से, फोबिया से निकल ही नहीं था। उनका तो नेशनल करैक्टर जो है वो टेररिज्म है, इसलिए कि उनकी अपना हुकूमत की बुनियाद दहशतगर्दी, झूठ और फरेब और धोखाधड़ी और इमोरालिटी पे जो नेहरू ने क्रिएट की थी लेडी माउंटबेटन के साथ, उस पर उनकी बेसिस है जिसके ऊपर गांधी को उन्होंने मार दिया था 1 महीने बाद। तो वो ये रियासत तो कायम हुई दहशतगर्दी पे और इमोरालिटी पे हुई है, तो वो भी करैक्टर ईरान को नजर आ गया है। तो अब जो कुछ हो रहा है उसमें मैं ये समझता हूं कि ये जो बातचीत का दौर चल रहा है ट्रंप के साथ जो चलेगा, इसमें बुनियादी जो नुक्ता होगा वो ये ईरान और इजराइल का क्राइसिस, उसमें पाकिस्तान इस खित्ते में किस तरह एक मेरा ख्याल बैलेंसिंग एक्ट का कर सकता है। और दूसरी बात यह है क्योंकि पाकिस्तान के चाइना के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और चाइना जो है वो कह चुका है कि जी ये सालिसी होनी चाहिए और वॉर रुकनी चाहिए। तो ये तमाम वो नुकात हैं जिनके ऊपर बातचीत होगी। अब देखना ही है क्योंकि वो वहाँ कोई जर्नलिस्ट तो है नहीं, ये तो गालिबन लंच है जो प्रेसिडेंट ट्रंप और जनासे मुनीर वहाँ पे मौजूद है। अब उसमें मैं ये फोर्सी कहता हूँ कि कुछ अमेरिकन की शायद कुछ डिमांड्स भी हों इस टेंशन के हवाले से, इस सिचुएशन के हवाले से। अब वो क्या होंगी ये तो फिर ग्रेजुअली आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन इस प्रेजेंट सिचुएशन में जो हालात अब हैं
उसमें ये जो मीटिंग है ये गैर जरूरी अहमियत की हामिल है, इसलिए कि आपको पता है इंडिया का एक डेलीगेशन जेडी वांस को मिला था कुछ दिनों पहले, और वो उसका ही बिगल बजा रहे थे, उसी का ढोल ले बजा रहे थे कि देखिए हम तो उनको मिल गए हैं तो पाकिस्तान डेलीगेशन नहीं मिला है, तो पाकिस्तान तो एक स्टेप फिर आगे चला गया। और उम्मीद करते हैं ये जो दौरा है जो है वो पाकिस्तान के हक में, मशरक़ वुस्ता के हक में हो। और डिमांड्स की जिस तरह से ब्रिगेडियर सर आपने बात की है, ये डिमांड्स पूरी करते करते तो हम पहले भी इस चक्की में पिस चुके हैं, अफगानिस्तान वॉर को ले लिया जाए, तो अब डेफिनेटली उन डिमांड्स पर किसी सूरत अमल दरामद नहीं किया जाएगा अगर उस तरह की कोई डिमांड्स की गई। और खैर ये बात जो है तो फील्ड मार्शल का दौरा है जो है वो पाकिस्तान के हक में बेहतर होना चाहिए, और इसकी तमाम की तमाम मिर्चें जो हैं जो आग लगी हुई भारत में लगी कि आखिर क्यों फील्ड मार्शल से डोनाल्ड ट्रंप जो है मुलाकात कर रहे हैं, वो क्योंकि उन्हें अमेरिका और भारत जो है वो एक दूसरे को अपने सगे समझते हैं, तो वो नहीं बर्दाश्त कर पा रहे कि फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर का ये दौरा जो है वो कामयाब क्यों रह रहा है। और अगर मुलाकात ट्रंप कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो जो सालिसी पे बात हो रही है वो किसी सूरत कबूल नहीं होगी। अब देखना ये कि आने वाले दिनों में ट्रंप किस तरह से ये सारी सूरत वाज़ेह करते हैं और कश्मीर में अपना जो असर रसूख है वो इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, इसमें आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।